नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर स्वागत करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो गुप्त काल के संदर्भ में है और आज की क्लास में हम मूल तौर पर यानी पूरा हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है और यह जो स्वर्ण काल का संबंध है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आज की क्लास में हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल में ऐसे कौन से परिवर्तन आते हैं जिसकी वजह से इसे एक क्लासिकल युग या इसे एक स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। ठीक है, और आप जानते हैं इसे स्वर्ण युग के एम पनिक्कर साहब ने दिया था। तो क्यों दिया और ऐसा गुप्त काल के संदर्भ में क्यों आया, तो ये सारी चर्चाएं हम आज की क्लास में करेंगे। बच्चों, आप सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए जो है, और शेयर एंड लाइक जो है करते जाइए जो है, बाकी लोगों को भी क्लास से जोड़ने की कोशिश करिए। चलिए फटाफट सब जुड़ते जाइए बच्चों। देखिए, तो आज की क्लास है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखिए बच्चों, आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है, आधुनिक भारत का कोर्स, आधुनिक भारत का कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 15 जून से। ये पहले 10 जून से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी इसका जो शेड्यूल है वो 15 जून से रखा गया है और ये 15 जून से बच्चों स्टार्ट होकर आपका एकदम 30 जुलाई को एंड होगा। ये 30 जुलाई को समाप्त होगा। ठीक है, तो 45 डेज का ये पूरा कंप्लीट कोर्स है, एकदम आधुनिक भारत पर कंप्लीट कोर्स है और ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक, तो आप सभी लोग जो है इससे जुड़िए और इसके लिए आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है वहाँ पर यूपीएससी सीएससी कोर्स को सिलेक्ट करिए और इस कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद इसमें 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया होगा बच्चों। 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया गया है। ठीक, इसके साथ साथ आपको 6 मंथ 3 मंथ का भी है, लेकिन आपका प्रेफरेंस होना चाहिए 1 से 2 साल का, इसलिए क्योंकि आप जब आप एक कंप्लीट ड्यूरेशन टाइम को लेकर चलते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है वो एक कंप्लीट तौर पर होती है। ठीक है, यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारे रेफरल कोड SKY लाइव, ये हमारा रेफरल कोड है SKY लाइव, आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, इस रेफरल कोड के थ्रू आप जुड़ेंगे तो 10% आपको क्या होगी, छूट होगी। ठीक, तो 15 जून से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो तुरंत जो है इस कोर्स से जुड़ने की कोशिश करें। ठीक, क्योंकि समय भी है और अवसर भी है, तो उसका लाभ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस चैनल पर जुड़ने से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप पूरी तरह से हमसे जुड़ पाओगे। अभी आपका जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ज़्यादातर कोशिश तथ्यात्मक चीज़ों पर होती है यहाँ पर बातें। तो वहाँ पर जब आप जुड़ेंगे तो आपको एक नया नज़रिया पढ़ने का मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेंस की तैयारी ही एक कंप्लीट तैयारी मानी जाती है और शुरुआत भी वहीं से होनी चाहिए। ठीक, तो जो लोग न जुड़े हों वो जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। चलिए, आज हमारी क्लास जो है वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय पर डिपेंड है। चंद्रगुप्त द्वितीय, आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय और माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का जो ड्यूरेशन है ये 375 ईस्वी से 415 ईस्वी, 415 ईस्वी। और आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में या कहें गुप्त इतिहास में ये चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से संबोधित किया गया है, विक्रमादित्य के नाम से संबोधित किया जाता है। और यह विक्रमादित्य की जो टाइटल इसकी है
वो इसलिए है क्योंकि इसने पराजित किया था किसको, शक शासकों को, शक राजाओं को, जो उज्जैनी में शक राजा थे उन वंश को पराजित किया था, जिसकी वजह से इसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया था। और भारतीय इतिहास में टोटल 14 राजा हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को ग्रहण किया था। और आप अगर देखें तो अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था उसका नाम था हेमू, जो द्वितीय पानीपत के युद्ध में बाबर से लड़ा था। ठीक है, तो उसी श्रेणी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय को आज आप पढ़ने चल रहे हैं। तो जहां तक बात चंद्रगुप्त द्वितीय की है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त की संतान था। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त और दत्त देवी से उत्पन्न एक योग्य संतान था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने कहीं न कहीं समुद्रगुप्त के गौरव और अभिमान को क्या किया, आगे ने ले गया। न केवल आगे ले गया बल्कि एक ऐसे क्षितिज पर लाके स्थापित कर दिया जहां पर इतिहासकारों को कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ा। जैसे कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे नक्षत्र हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन जब भी रात की बात आती है तो रात जो है चांद के नाम से ही जानी जाती है, जिसे आप कहते हो चांदनी रात। तो प्रकाश देने का काम तो ग्रह भी करते हैं, नक्षत्र भी करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं प्रकाश देने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम रात को परिभाषित करते हैं तो वह चांद के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। उसी तरह इतिहासकारों ने कहा है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे राजा हुए, लेकिन अगर पृथ्वी राजान्वित हुई, किसी के राजा से राजान्वित हुई, तो वह राजा पृथ्वी पर कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो आज ऐसे ही राजा के विषय में हमें पढ़ना है बच्चों। ठीक, तो जहां तक बात आती है इनके माता पिता या बेसिक परिचय को लेकर, ठीक है, तो बेसिक परिचय की अगर हम बात करें तो इनके पिता का नाम था समुद्रगुप्त और माता का नाम क्या है, दत्त देवी। समुद्रगुप्त और दत्त देवी, तो समुद्रगुप्त और दत्त देवी से उत्पन्न संतान थे। और कहा जाता है कि इनके लिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए एक नाम आता है तत्परिगृहित, तत्परिगृहित, जिससे ये पता चलता है कि यह इनकी संतान है और इन्हें उत्तराधिकारी चुना गया। लेकिन वर्तमान समय में चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकार को लेकर इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है। मतभेद इस बात को लेकर है, ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त के 2 संतानें थी, एक चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा रामगुप्त। एक चंद्रगुप्त द्वितीय और दूसरा कौन है, रामगुप्त। तो एक टॉपिक आपके सामने आता है कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता, रामगुप्त की ऐतिहासिकता। तो यहां पर हम रामगुप्त को भी लेकर देखेंगे कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता का क्या तात्पर्य है। ठीक, तो रामगुप्त इनका क्या है, बड़ा भाई है, तो इनके बीच भी चर्चा की जाएगी। लेकिन पहले हम चंद्रगुप्त द्वितीय की जितनी भी टाइटल हैं उन सारी टाइटल को यानी उपाधियों को आपके सामने रख दें, क्योंकि वो उपाधियां बेहद महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, पहले तो अपनी संख्या को आप लोग इंक्रीज करिए कम से कम, और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। अभी संख्या आपकी बहुत कम है। स्वप्निल जी, अंकित जी, अपनी संख्या को बढ़ाइए बच्चों, बहुत कम संख्या आपकी। ठीक है, चलिए, तो इनके चंद्रगुप्त द्वितीय की टाइटल क्या है उस टाइटल को हम देखते हैं। देखिए, अगर उपाधियों की बात की जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि, उपाधि माने टाइटल, देखिए इसे हम परम भट्टारक कहते हैं। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, सहसांक, इसे हम सहसांक कहते हैं। इसे हम सकारी कहते हैं। सकारी क्यों कहा गया, शकों को पराजित करने के कारण, शकों को पराजित करने के कारण इसे क्या कहा गया, सकारी कहा गया बच्चों। ठीक है, इसके बाद इनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं। और देखिए, शकों को पराजित करने के कारण इनको सकारी कहा जाता है,
लेकिन शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो उपाधि यानी जो टाइटल इन्होंने धारण किया उसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। ये दोनों में थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट अंतर है, ठीक है। यानी शकों को पराजित करने के बाद जो टाइटल इन्होंने लिया वह जो है विक्रमादित्य है, लेकिन पराजित करने के कारण जो इनको कहा गया वो क्या है, सकारी है, ठीक। इसके बाद देवराज, देवराज इन्हीं की उपाधि है और देवराज इनको कहा गया है कहाँ पर, सांची अभिलेख में। सांची अभिलेख में इनको हम क्या कहते हैं, देवराज कहते हैं। और ये बहुत ही फेमस उपाधि है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। देवराज, देवगुप्त, दो उपाधियां बच्चों, देवराज और देवगुप्त, ये दोनों उपाधियां जो है किसकी हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। तो ये उपाधियां हैं जिनके नाम से या जिनके उससे चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना गया है, ठीक। अब देखिए कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त की ऐतिहासिकता को थोड़ा सा हम पहले क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त के विषय में क्या कहानी है, इन दोनों को देखिए। रामगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। रामगुप्त क्या है, बड़ा भाई है। रामगुप्त क्या है, बड़ा भाई है। रामगुप्त के ऊपर 1924 में बीएचयू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बीएचयू यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान माला या सेमिनार कह सकते हैं, सेमिनार का आयोजन हुआ। सेमिनार का आयोजन जो हुआ था उसमें मूल विषय यही था कि क्या रामगुप्त की ऐतिहासिकता स्पष्ट है या क्या रामगुप्त का कोई अपना राजनैतिक इतिहास है। तो जब यहाँ पर व्याख्यान माला हुई तो कहा जाता है हरिदास चौधरी, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने उभर कर आए जिससे आज की डेट में लोगों को यह मानना या स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, रामगुप्त जैसा कोई बड़ा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय का था, ठीक। तो कौन कौन से ऐसे तथ्य और प्रमाण हमारे सामने आए जिनके कारण हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, रामगुप्त जैसा एक शासक समुद्रगुप्त के बाद बना था। और लोगों ने यह स्वीकार किया कि नहीं, चूंकि बड़े बेटे को राज्य संचालन की परंपरा रही, बड़ा बेटा ही वास्तविक उत्तराधिकारी होता था, इसलिए समुद्रगुप्त के बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त ही उत्तराधिकारी बना। तो ये बातें कैसे पता चलती हैं, ये बात पता चलती है कुछ ग्रंथों से, जैसे विशाख दत्त की एक रचना है देवी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त की किताब है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें रामगुप्त का उल्लेख आया है। देवी चंद्रगुप्तम ये सबसे महत्वपूर्ण किताब है और एक अंग्रेज था जिसने उस तथ्य को उजागर किया जहां पर रामगुप्त के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया था, ठीक है। इसके बाद बाणभट्ट, बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित, इसमें भी रामगुप्त का उल्लेख आता है। इसके बाद आपके राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, इसमें भी मीमांसा, काव्य मीमांसा, ठीक। इसके बाद आपके राजा भोज जो परमार शासक थे, राजा भोज की रचना है श्रृंगार प्रकाश। राजा भोज की रचना बच्चों श्रृंगार प्रकाश, इसमें भी रामगुप्त का उल्लेख आता है। इसके बाद शंकराचार्य ने हर्षचरित पर टीका लिखा था, इन्होंने भी उल्लेख किया है हर्षचरित पर टीका, ठीक। ये तो हो गए लिटरेचर, ये तो बच्चों हो गए लिटरेचर, ठीक है, जहां पर हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। अब अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें, अभिलेख की बात करें, तो अभिलेखों में आप देखिए तो कहा जाता है कि संजनपुर अभिलेख, अगर अभिलेख की बात करें तो संजनपुर अभिलेख
संजनपुर अभिलेख, ये हालांकि राष्ट्रकूट शासकों का ये अभिलेख है बच्चों, ठीक है। काम्बे अभिलेख है, सांगली अभिलेख है, काम्बे अभिलेख, काम्बे अभिलेख और सांगली अभिलेख, सांगली अभिलेख। ये देखिए ये 3 स्क्रिप्ट हो गए और ये आपके जो है इतने लिटरेचर हो गए, इतने क्या हो गए, लिटरेचर हो गए। तो जिस राजा के बारे में इतने स्क्रिप्ट में इतने लिटरेचर या साहित्य में उल्लेख आया हो और इतने अभिलेखों में उल्लेख आया हो, ठीक, और साथ साथ अगर हम मुद्रा की बात करें, अगर हम मुद्रा की बात करें तो भिलसा और एरण, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहां से रामगुप्त की मुद्राएं भी पाई गई। तो अब मुझे आप बताइए कि किसी भी राजा के बारे में बच्चों अगर आपको साहित्य से, अभिलेखों से, मुद्राओं से, सभी बातों से अगर हमें जानकारी मिल रही हो तो हम ऐसे राजा की ऐतिहासिकता पे संदिग्धता का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। हम उसके राजा के नाम पर या उसके राज्यारोहण पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। और इसमें भी सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि बेशनगर आपके विदिशा में है। बेशनगर बच्चों आपके विदिशा माने एमपी, विदिशा मतलब एमपी। कहा जाता है कि विदिशा में ठीक 2 जैन मूर्तियां पाई गई हैं, 2 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां पाई गई हैं, ठीक, जैन तीर्थंकर की मूर्तियां पाई गई हैं। इन मूर्तियों के पूर्व भाग माने पिछला भाग, इन मूर्तियों के पूर्व भाग माने पिछले भाग पर हमें रामगुप्त के स्क्रिप्ट यानी अभिलेख पाए गए हैं, ठीक, जो ये दर्शाते हैं कि नहीं रामगुप्त एक ऐसा शासक था जिसने समुद्रगुप्त के बाद माने गुप्तों की सत्ता का संचालन किया। तो इतने तथ्य हैं, इतने प्रमाण हैं जो रामगुप्त के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता क्या है, संदिग्ध है। अब रामगुप्त की ऐतिहासिकता संदिग्ध नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे राजा हैं, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं, जैसे इतिहासकार स्मिथ को ले लीजिए, ठीक है, ये अभी तक नहीं मानते। जैसे भंडारकर साहब को ले लीजिए, ठीक, ये अल्तेकर साहब को ले लीजिए। ये ऐसे इतिहासकार हैं जो अभी भी रामगुप्त की ऐतिहासिकता में विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये उसके कुछ तर्क देते हैं, कुछ उसके लॉजिक देते हैं। लेकिन लॉजिक सुनने से पहले हमें थोड़ा सा रामगुप्त और चंद्रगुप्त के संबंधों के बारे में जानना होगा, जिसका उल्लेख हमें आता है कहाँ पर, देवी चंद्रगुप्तम में। तो देवी चंद्रगुप्तम में क्या उल्लेख आया है बच्चों, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं देवी चंद्रगुप्तम के बारे में। आइए, देखिए देवी चंद्रगुप्तम की अगर बात की जाए तो देवी चंद्रगुप्तम में ये उल्लेख आया है कि रामगुप्त चंद्रगुप्त दोनों क्या थे, भाई थे। और समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त जो है सत्ता का संचालन करता है, उत्तराधिकारी बनता है। लेकिन यह एक डरपोक राजा था रामगुप्त। रामगुप्त के बारे में कहा गया कि यह एक भीरु शासक था। भीरु माने क्या होता है, डरा हुआ, ठीक है। कहा जाता है कि यह शकों से क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है, ये शकों से हार जाता है। और शक राजा रामगुप्त को क्या करता है, बंदी बना लेता है। इसे रामगुप्त को बंदी बना लेता है शक राजा, ठीक। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोगों का मानना है कि ये शक नहीं बल्कि क्या थे, कुषाण थे, ठीक। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि कुषाणों में राजा केदार को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था और उसी का बदला लेने के लिए इसने उनके बेटे रामगुप्त पर क्या किया, हमला किया। लेकिन ज़्यादा तथ्य यही मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो कौन थे, शक राजा थे जो उज्जैनी में शासन किया करते थे, ठीक। अब देखिए, कहा जाता है कि जब शक राजा ने रामगुप्त को बंदी बनाया तो कहा जाता है कि शक राजा ने रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी की क्या किया, डिमांड किया। इसने कहा कि आप अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को अगर हमें सौंप दें तो हम आपको क्या करें, मुक्त कर देंगे। तो ध्रुव स्वामिनी को सौंपने की डिमांड करता है कौन, रामगुप्त।
जब यह शर्त पता इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को चली तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है स्वयं स्त्री वेश धारण करके वह पहुंच जाता है किसके पास, शक राजा के डेरे में, यानी जहां पर इनका सैनिक छावनी थी वहां पर पहुंचता है चंद्रगुप्त द्वितीय स्त्री वेश में और शक राजा की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। शक राजा की हत्या करने के बाद यह स्वयं जो है अपने बड़े भाई रामगुप्त को क्या करता है, मार डालता है और रामगुप्त को मारने के बाद अपनी भार्या या भौजाई से ये क्या करता है, विवाह कर लेता है। तो ध्रुव देवी से या ध्रुव स्वामिनी से ये क्या करता है, विवाह कर लेता है। ठीक, तो इस तरह जो है रामगुप्त के बाद शासक बना कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यही एक स्टोरी इनके बारे में आती है और ये इसी स्टोरी को अन्य जिन साहित्यों का उल्लेख हमने अभी आपके सामने किया उन साहित्यों में अलग अलग नामों से उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये रामगुप्त की ऐतिहासिकता के विषय में था बच्चों। अब हम बात करेंगे मूल रूप से किसके बारे में, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभी हमने नाम की बात किया, अब हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानने का हमारे पास रिसोर्स क्या है, यानी जिस राजा को आप पढ़ने चल रहे हैं उस राजा के विषय में जानने का हमारे पास क्या रिसोर्सेस है। ठीक, और किन आधारों पर हम चंद्रगुप्त को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए ये क्लियर हो गया बच्चों, ये क्लियर हुआ। देखिए, अब देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय, तो अब ये क्लियर हो गया कि चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के बाद शासक बना जिसका ड्यूरेशन 375 से 415 ईस्वी था। 375 से 415 ईस्वी था। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हमारे पास जानने के लिए 3 तरह के रिसोर्स हैं। ठीक है, स्रोत, अगर स्रोत की बात करें तो हमारे पास जानने के लिए चंद्रगुप्त के अभिलेख हैं यानी स्क्रिप्ट, इनके अभिलेखों को देख सकते हैं आप, इनके समय की आप मुद्रा को देख सकते हैं और इनके समय विदेशी विवरण यानी विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री कौन आया था, फाहियान। विदेशी यात्री यहाँ कौन आता है बच्चों, फाहियान आता है। ठीक है, कौन आता है, फाहियान आया। ठीक, देखिए अगर अभिलेखों की बात करें तो सबसे पहला अभिलेख आता है मथुरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख, मथुरा अभिलेख। ठीक है, जिसमें 61 संवद का उल्लेख आया है। ये संवद तिथि के अनुसार कितना है, 61 संवद है। ठीक, और जब ईयर की बात होती है तो इसे 380 ईस्वी कहा जाता है। इसे जब ईयर में आप कन्वर्ट करते हैं तो आप कहते हैं 380 ईस्वी। ठीक है, कहा जाता है मथुरा अभिलेख का महत्व जो है वो इस बात को लेकर है, 2 बातों का महत्व यानी 2 चीज़ों की जानकारी हमें इस अभिलेख से मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, पहला तो ये कि मथुरा में अगर ये अभिलेख है और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का है तो इसका मतलब है कि इस मथुरा को इसने किससे छीना होगा, कुषाणों से छीना होगा। किससे छीना होगा, कुषाणों से, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो यह कुषाणों की द्वितीय राजधानी हुआ करती थी मथुरा। तो पहला जो जानकारी हमें इससे मिला वो ये मिला बच्चों कि इसने मथुरा को कुषाणों से क्या किया, जीता। मथुरा को कुषाण शासकों से जीता, मथुरा को कुषाणों से जीता। ये पहली नॉलेज हमारे लिए है। ठीक है, दूसरा ये कि ये पहला स्क्रिप्ट है या पहला अभिलेख है जिसमें पहली बार गुप्त संवद का उल्लेख आया है। गुप्त संवद का उल्लेख पहली बार, गुप्त संवद का उल्लेख पहली बार इसी अभिलेख में हुआ है। ठीक है, तो गुप्त संवद का उल्लेख इसी मथुरा स्क्रिप्ट में पहली बार आता है बच्चों। तो ये 2 ऐसे तथ्य हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आता है आपका उदयगिरी अभिलेख। ठीक है, उदयगिरी अभिलेख, उदयगिरी अभिलेख जिसमें इनके एक अधिकारी जिसका नाम था वीरसेन साव। ठीक है, वीरसेन साव यह एक अधिकारी है। ठीक,
और ये शैव धर्मावलंबी है। ये क्या है? शैव धर्म को मानता है। इसका मतलब है कि जहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय ये स्वयं वैष्णव धर्म को मानने वाला है, वहीं इसका जो अधिकारी है वो किस धर्म को मान रहा है? शैव धर्म का मानने वाला व्यक्ति है। तो इसका मतलब है कि राजा जो है सहिष्णु विचारधारा का व्यक्ति था, धार्मिक स्वतंत्रता थी राज्य में, किसी भी तरह के कठोर नियमों का प्रावधान नहीं था। ठीक, हर व्यक्ति अपनी मान्यता अपनी विचारधारा के लिए क्या था? स्वतंत्र था। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है कि मेहरौली स्तंभ लेख आता है, या उससे पहले सांची स्तंभ लेख को देख लीजिए। ठीक है, सांची स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये भी अभिलेख सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख, इस अभिलेख का महत्व ये है कि इसमें इनके एक दूसरे अधिकारी जिसका नाम था आम्रकारदव, इसका उल्लेख आता है। ये भी इन्हीं के दरबार में था, जो बौद्ध धर्मावलंबी है, ये बौद्ध धर्म को मानता है, ये बौद्धिस्ट है। दूसरी चीज कहा जाता है इसी सांची अभिलेख में, सांची जो स्तूप है इसको ग्रामदान दिए जाने का उल्लेख है, ग्रामदान दिए जाने का उल्लेख है। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने यहाँ पर क्या किया? दान दिया, जिससे इसकी दानशीलता और एक उदारता की विचारधारा का यहाँ पर क्या होता है? प्रदर्शन होता है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखिए तो मेहरौली स्तंभ लेख है बच्चों, मेहरौली स्तंभ लेख, ये वर्तमान में आपके कहाँ पर है? दिल्ली में। दिल्ली में आप देखेंगे तो कुतुब मीनार के बगल में है ये वर्तमान में, लेकिन यह यहाँ पर था नहीं। ठीक है, वर्तमान में ये कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन अगर इसके प्रारंभ की बात करें तो ये ब्यास नदी के तट पर था। ये कहाँ था बच्चों? ये ब्यास नदी के तट पर था, और यहाँ से इसे अनंगपाल तोमर जो दिल्ली के संस्थापक भी माने जाते हैं, अनंगपाल तोमर ने इसे लाकर यहाँ पर क्या किया? इस्टेब्लिश किया। अनंगपाल तोमर इसे कहाँ लाया? दिल्ली में लाया। और इस अभिलेख का महत्व ये है कि कहा जाता है इस मेहरौली अभिलेख में राजा चंद्र का उल्लेख आता है। एक राजा का नाम आता है जिनका नाम क्या है? चंद्र है। और इनके विषय में ये कहा गया है कि 7 समुद्रों को, यानी 7 समुद्रों को पार कर इन्होंने बहलीकों को क्या किया? पराजित किया। 7 समुद्र पार इन्होंने बहलीक विजय किया। तो ये 7 समुद्र माने वही 7 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां कही जाती हैं। ठीक, इसमें बहलीक विजय का उल्लेख आता है किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, कहा जाता है कि इन्होंने सिंधु नदी के 7 मुखों को पार कर कर बहलीकों को क्या किया? पराजित किया। और इसी अभिलेख में इनसे ये भी पता चलता है कि ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। क्यों? क्योंकि इसी अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णु ध्वज की स्थापना किया था, और विष्णु ध्वज की स्थापना करने का मतलब है कि यह वैष्णव धर्मावलंबी था। ये क्या था? वैष्णव धर्मावलंबी था। तो ये अभिलेख हैं किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनसे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। एक अभिलेख और है छोटा मोटा जिसका नाम है गढ़वा अभिलेख, जिसमें इनकी उपाधि परम भागवत आती है। ठीक, महाराजा धीराज आती है गढ़वा अभिलेख में। उससे ये पता चलता है कि नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वैष्णव धर्म को मानने वाला शासक था बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं मुद्रा की, कि मुद्रा कितने प्रकार की है। कितने प्रकार की मुद्रा है चंद्रगुप्त द्वितीय की? मुद्रा इनकी कुल कितने प्रकार की है? 8 प्रकार की मुद्रा है। ठीक है, कितने प्रकार की मुद्रा है? 8 प्रकार की, जिसमें पहली है अश्वारोही प्रकार, यानी इसमें जो है श्री विक्रम इनकी उपाधि मिलती है, घोड़े पर सवार हैं ये, अश्वारोही प्रकार है। ध्वजाधारी प्रकार, तीसरा छत्र प्रकार, अभी समझा दे रहे हैं, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्यंक प्रकार, पर्यंक माने होता है पलंग। ठीक है, चारपाई। पर्यंक राजा रानी प्रकार, पर्यंक राजा रानी प्रकार।
देखिए ये दोनों बच्चों एक नहीं है, दो हैं। एक पर्यंक प्रकार माने एक पलंग पर राजा को बैठे हुए दर्शाया गया है, और राजा रानी पर्यंक प्रकार का मतलब है कि राजा रानी दोनों एक साथ एक पलंग पर लेटे हुए चित्रांकित किए गए हैं। ठीक, तो ये थोड़ा इससे क्या है, डिफरेंट है। ठीक ना। इसके बाद कहा जाता है कि इन्होंने एक और मुद्रा जारी किया था जिसका नाम है चक्र विक्रम प्रकार। चक्र विक्रम प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार। अगला है इनका सिंह निहंता प्रकार। सिंह निहंता प्रकार यानी सिंह का शिकार करते हुए सिंह निहंता प्रकार। ठीक है, ये हो गए 1 2 ठीक है। एक और है बच्चों, अभी ध्यान नहीं आ रहा, याद आ जाएगा तो बता देंगे अभी। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, तो यहां पर जो अभिलेख हैं, जैसे अश्वारोही प्रकार है, इसमें एक घोड़े पर इनको जो है दर्शाया गया है। ठीक, यानी घुड़सवारी करते हुए दर्शाया गया है। ध्वजधारी प्रकार, ध्वजधारी प्रकार में क्या है कि ध्वज माने क्या होता है, झंडा। ठीक है, अपने राज्य का झंडा लिए हुए इसमें दर्शाया गया है। छत्र प्रकार में क्या है कि यहाँ पर ये यज्ञ कर रहे हैं और इनके पीछे एक बौना छतरी लेकर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, तो इस तरह का चित्र बना हुआ है। पर्यंक प्रकार, पर्यंक माने होता है पलंग। ठीक है, चारपाई पर बैठे हुए लेटे हुए दर्शाया गया है। हाँ, एक और है इनका 8वां धनुर्धारी प्रकार। धनुर्धारी, धनुर्धारी माने आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, तीर धनुष चलाते हुए दर्शाया गया है। पर्यंक राजा रानी प्रकार, चक्र विक्रम प्रकार, सिंह नियंता यानी शेर का शिकार करते हुए, ये 8 प्रकार की क्या थी, मुद्राएं थी। अगर हम धातु की बात करें, किन किन धातुओं की थी, तो तांबा, तांबा, चांदी, ठीक, और सोना, ये 3 धातुओं की मुद्रा इन्होंने चलाया। चांदी की इन्होंने क्यों चलाया, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे राजनीतिक उपलब्धियों में, क्योंकि चांदी की रजत मुद्रा सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही गुप्त राजवंश में चलाया था बच्चों, और वो कारण ये था क्योंकि इन्होंने शकों को क्या किया था, पराजित किया था, और उसी विजय के उपलक्ष्य में इस मुद्रा को इन्होंने जारी किया था। ठीक, और इसके पहले मुद्रा क्यों नहीं थी चांदी की, तो उसकी भी चर्चा की जाएगी। तो ये तो रहा मुद्राओं के माध्यम से हम चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जान सकते हैं। ठीक, अच्छा, जहां तक विदेशी यात्रियों की बात है तो उसमें आता है फाहियान, तो फाहियान की चर्चा हम लास्ट में रखते हैं। ठीक, अभी हम बात कर लेते हैं कि इनके राजनीतिक संबंध कैसे थे या इनकी राजनीतिक उपलब्धियां कैसी हैं। ठीक, उनकी चर्चा करते हैं, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनीतिक उपलब्धियां। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजनैतिक उपलब्धियां। ठीक, चलिए बच्चों, अपनी संख्या को आप इंक्रीज करिए, कम से कम बढ़ाने की कोशिश करिए संख्या को। कम से कम आप लोग लाइक एंड शेयर तो करिए। आपकी संख्या बेहद कम है, बहुत कम संख्या बच्चों, और इस संख्या से आप बहुत दुखी कर रहे हैं। आप जो है 3 दिन हो गया, अभी तक तो रिकवर हो जाना चाहिए था, आपकी संख्या अभी तक रिकवर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, चलिए देखिए, राजनीतिक उपलब्धियों की बात करते हैं।
देखिए बच्चों, कहा जाता है कि अभी तक जो है यहां तक का क्षेत्र जो है वो समुद्रगुप्त के अधीन था। गुजरात अभी भी किसके अधीन था? शकों के अधीन था। यहाँ कौन थे? शक थे। और ये जो उज्जैनी वाली शाखा थी, उज्जैनी की शाखा, इन्हीं का नियंत्रण था गुजरात पे। ठीक, तो चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की सीमा कहां तक है? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की सीमा यहाँ उत्तर में असम से लेकर ये बंगाल होते हुए यहाँ पर समतट है, समतट यहाँ पर लेते हुए, ठीक है। अब इनकी सीमा जो है कहाँ तक पहुँच गई? बहलीक तक पहुँच गई, ठीक है। और ये पूरा गुजरात भी इनके क्या है? अधीन हो गया। ये गुजरात भी अब चला गया किसके अधीन? ठीक। और विदिशा, यहाँ पर कदम्ब राजवंश था। कदम्ब कहाँ है? कर्नाटक में, ठीक। इनसे भी वैवाहिक संबंध था। कदम्ब राजवंश यहाँ के राजा कौन थे? काकुत्स वर्मा, जिनकी पुत्री से कुमारगुप्त प्रथम का विवाह किया था। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है बच्चों, ये कहीं न कहीं चंद्रगुप्त के क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन माना जाता है, ठीक। ये पूरा जो क्षेत्र है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के अधीन माना जाता है। अब देखिए, कहा जाता है गुजरात भी इसने जीत लिया था। और गुजरात को जब इसने जीता तो जो भड़ौच बंदरगाह है आपका, ये भड़ौच बंदरगाह किसके अधीन हो गया? गुप्तों के अधीन हो गया, ठीक है। गुप्तों के अधीन हो गया भड़ौच बच्चों। और ये क्षेत्र भी इसने क्या किया? जीत लिया। हालांकि लंबे समय तक इस पर नियंत्रण इनका नहीं रहा, लेकिन कुछ समय के लिए इन्होंने इसको क्या किया? जीता। अब देखिए, कहा जाता है कि बहलीक विजय का उल्लेख अभी हमने आपको दिखाया कि दिल्ली के मेहरौली के लौह स्तंभ में, जो मेहरौली में आपका जो लौह स्तंभ है, और ये मेहरौली का जो लौह स्तंभ है बच्चों, ठीक, ये अपने आप में तकनीक का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और तकनीक का सबसे बड़ा उदाहरण इसलिए है क्योंकि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। इसमें चंद्र नामक राजा का उल्लेख आता है और जिसमें बहलीक विजय का उल्लेख किया गया है। रही बात शक विजय की, तो शक विजय क्या, इसने किस तरह से शक विजय को किया? तो कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का विस्तार करने के लिए सिर्फ समुद्रगुप्त की तरह तलवार का सहारा नहीं लिया, ठीक, बल्कि इसने वैवाहिक संबंधों को भी अपने राजनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक आधार बनाया, ठीक है। वैवाहिक संबंध के माध्यम से इसने अपनी राजनीति को क्या किया? मजबूत किया। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय बच्चों 3 वैवाहिक संबंध इसने स्थापित किया था, ठीक। तो पहला वैवाहिक संबंध जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका है वाकाटक शासक। आपको पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि वाकाटक कहाँ है? वाकाटकों का क्षेत्र ये है बच्चों, ये वाकाटक है, ठीक है। ये आपके नर्मदा के नीचे आपके यूपी का गाजीपुर लेते हुए जो मालवा का क्षेत्र है, ये है वाकाटक शासक, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो वाकाटक हैं ये मगध के क्या है? मगध, और इधर कौन है? शक है। ये गुजरात में किसकी सत्ता थी? शकों की थी। तो शकों और मगध के बीच कौन है? वाकाटक है। अब यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के पास विकल्प ये था कि या तो ये वाकाटकों को जीते या इनसे कोई अच्छा संबंध बनाए। तो इसने क्या किया कि वाकाटक नरेश, वाकाटक के राजा थे रुद्र सिंह द्वितीय, ठीक है। तो रुद्र सिंह द्वितीय से अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया इसने। किसका विवाह किया? प्रभावती गुप्ता का। इसने प्रभावती गुप्ता का क्या किया? विवाह किया। और जब इसने वाकाटक संबंध से संबंध बेहतर बना लिया तो आसानी से शक राजा, शकों का राजा कौन है? रुद्र सिंह तृतीय। शक शासक रुद्र सिंह तृतीय थे, जिनको इसने आसानी से क्या किया? पराजित कर दिया। और आसानी से पराजित करने के बाद यानी एक वैवाहिक संबंध मगध की सीमा को गुजरात तक क्या कर दी? पहुंचा दी। यानी अब गुप्तों का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? बढ़ गया। यानी अब चांदी की आवक बाहर से क्या हो गई? शुरू हो गई। तो जब बाहर से चांदी की आना माने आयात, भाई आयात आप तभी कर पाओगे जब बंदरगाह आपके अधीन होंगे।
तो बंदरगाह, भड़ौच बंदरगाह जब गुप्तों के अधीन आ गया तो चांदी का आयात शुरू हो गया, जिसकी वजह से फिर से चांदी की मुद्रा का प्रचलन गुप्त वंश में स्टार्ट हो जाता है। और वह चांदी की मुद्रा आप चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही देखेंगे, क्योंकि इसी ने द्वितीय माने रजत मुद्रा, जिसे आप चांदी की मुद्रा कहते हैं, यह रजत मुद्रा इसने इसी विजय के उपलक्ष्य में चलाया था और यह विजय उसने शक विजय किया था। ठीक है, तो शक विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया और इस विजय को करने के कारण इसे शकारी कहा गया और इसी विजय को करने के लिए इसने वैवाहिक संबंधों का कहीं न कहीं सहारा भी लिया। बाद में कहा जाता है कि जब इसके दामाद रुद्र सिंह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो प्रभावती गुप्ता ने अपना शासन अपने पिता के अधीन कर दिया। ठीक, हालांकि प्रशासिका के रूप में इसने शासन किया, लेकिन इस शासन की मूल बागडोर जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में थी। तो एक तरह से कहीं न कहीं इस वाकाटक राज्य पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। ठीक, अब बात आती है कदम्ब वंश की। कदम्ब वंश बच्चों ये दक्षिण में था, कर्नाटक में पड़ेगा। कहा जाता है यहाँ का राजा था काकुत्स वर्मा। यहाँ का राजा कौन था? काकुत्स वर्मा। ठीक, यहाँ पर दूत के रूप में भेजा गया था किसको? कालिदास को। कालिदास को दूत के रूप में भेजा गया था और इस घटना का उल्लेख क्षेमेंद्र ने भी किया है। क्षेमेंद्र, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी, इस ग्रंथ में उसने क्षेमेंद्र ने भी इस घटना का उल्लेख किया है कि कालिदास को वैवाहिक संबंधों के लिए काकुत्स वर्मा के दरबार में क्या किया गया था? भेजा गया था। तो कहा जाता है कि ये कालिदास ने भी अपने ग्रंथ रघुवंश में इस बात को बताया है। रघुवंश जो कालिदास की रचना है, इस ग्रंथ में भी कालिदास ने इस बात का उल्लेख किया है कि यह जो है काकुत्स वर्मा के दरबार में गया हुआ था और इसी वजह से इसे कुंतलेश्वर दैत्य कहा गया। किसको? कालिदास को। एक टाइटल इसको दी गई है कुंतलेश्वर दैत्य। कुंतलेश्वर दैत्य कहा गया है इसे। तो इस नाम से ये प्रतीत होता है कि यह वास्तव में गया था। और कहा जाता है कि यहाँ पर काकुत्स वर्मा की पुत्री से कुमारगुप्त का विवाह हुआ। किसका विवाह हुआ? कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या है? बेटा है। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि वैवाहिक संबंधों से कहीं न कहीं मगध की जो सत्ता है वो इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर भी क्या हो गई? विराजमान हो गई। तो ये वैवाहिक संबंध थे जिसके माध्यम से उसने अपने राजनीतिक संबंधों को क्या किया? आगे बढ़ाया। और आप जानते हैं जो मथुरा है, जहाँ से इसने पराजित किया था किसको? शकों को, कुषाणों को। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी मथुरा। तो मथुरा को जीतने के बाद मथुरा के ही बगल में जो अहिछत्र का क्षेत्र जिसे आप कहते हैं, महाजनपदों के समय अहिछत्र जो होता था, ठीक है, बरेली वाला जो क्षेत्र है, ठीक, बरेली रुहेलखंड का, इस क्षेत्र में एक वंश था जिसका नाम था नागवंश। ठीक है, कहा जाता है कि यहां से नागवंश की कन्या कुबेर नागा से स्वयं अपना विवाह करता है। तो ये तीन वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त ने अपनाया। कहा जाता है कि राजनीति में वैवाहिक संबंधों का प्रारंभ हर्यक वंश के राजा बिंबिसार ने किया था। आगे चलकर आप देखें तो गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने भी इसको शुरू किया। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहीं न कहीं इस कार्यक्रम को और क्या किया? और बड़ा स्वरूप देने का प्रयास किया। ठीक है बच्चों, क्लास में कुछ बफरिंग की प्रॉब्लम हो रही है क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हून बेटा अभी नहीं आएंगे, हूण आएंगे कुमारगुप्त के समय। ठीक है, चलिए। तो ये समुद्रगुप्त की राजनीतिक उपलब्धियों की चर्चा हम कर रहे थे, लेकिन कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के राज्य को स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। तो स्वर्ण काल की संज्ञा जो उनके राज्य को दी गई है वो इसलिए नहीं दी गई है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे बड़ा साम्राज्य विस्तार किया, यानी गुप्त राजवंश की सबसे बृहद सीमा चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में ही थी। इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से दिया जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त काल में
कहीं न कहीं कला और साहित्य का डेवलपमेंट सबसे अधिक हुआ या सबसे बड़ी मात्रा में हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। तो कला और साहित्य के माध्यम से ही, जैसे गुप्त वंश को हम स्वर्ण काल कहते हैं, गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा गया है? गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा गया? गुप्त वंश को स्वर्ण काल क्यों कहा गया? तो उसका एक आंसर है, और वो आंसर इसलिए है, आंसर ये है कि कला और संस्कृति, कला एवं साहित्य, कला एवं साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और आपको जहां तक पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 राजधानियां थी, एक पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र थी, और दूसरी उज्जैनी। दूसरी बच्चों क्या थी? उज्जैनी थी। कहा जाता चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था और विद्वानों के महत्व को समझता भी था। उज्जैनी में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर विद्वत परिषद का आयोजन होता था, यहाँ पर विद्वत परिषद का आयोजन किया जाता था, जिसमें विद्वानों का परीक्षण किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर कालिदास जैसे विद्वानों का परीक्षण हो चुका था। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहा करते थे, नवरत्न रहा करते थे। ठीक, जिन्होंने अपने योगदान से कला एवं साहित्य के विकास में अपनी एक महती भूमिका इन्होंने क्या की? निभाई। तो अब यह देखते हैं कि इनके दरबार में जो नवरत्न हैं, उन नवरत्नों में सबसे प्रमुख जो नवरत्न है, सबसे प्रधान नवरत्न थे कालिदास, जो शैव धर्मावलंबी थे। कालिदास शैव धर्म में विश्वास रखने वाले थे बच्चों, और इन्होंने साहित्य निर्माण की एक अलग परंपरा को जन्म दिया। एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा आदर्श इन्होंने गुप्त वंश में निर्धारित किया जिसका अनुसरण आने वाले साहित्यकारों ने किया। कहा जाता है कि इन्होंने कुल कितने साहित्य का निर्माण किया? 7। तो 7 साहित्य का जो इन्होंने निर्माण किया उसमें 2 महाकाव्य हैं। 2 महाकाव्यों में बच्चों एक आपका रघुवंशम है, रघुवंशम, दूसरा आपका जो है कुमार संभवम, कुमार संभवम, ये इनका दूसरा है कुमार संभवम। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? ये दोनों महाकाव्य हैं, ये दोनों बच्चों क्या हैं? महाकाव्य हैं। ठीक, इसके बाद ऋतु संहार, ऋतु संहार और आपका मेघदूत, ये दोनों खंड काव्य हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों खंड काव्य हैं, ये दोनों खंड काव्य हो गए। इसके बाद 3 नाटक हैं। 3 नाटकों में आपका विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, ये 3 क्या है? नाटक है। ये 3 क्या है बच्चों? नाटक। अब देखिए, कहा जाता है कालिदास के अतिरिक्त अन्य कौन कौन से लोग थे। ठीक, तो अन्य कौन कौन से लोग थे उनकी बात करते हैं कि कालिदास के अलावा इसमें अन्य कौन कौन से लोग हैं। देखिए, कहा जाता है इसके अतिरिक्त इसमें बेताल भट्ट थे, बेताल भट्ट, ये जादूगर थे बच्चों। ये क्या थे? जादूगर। वरुरुच, वरुरुच व्याकरणाचार्य थे। वरुरुच क्या थे? व्याकरणाचार्य थे। कालिदास को लिख ही दिया हमने, कालिदास को चलिए फिर से लिख देते हैं, एक साथ हो जाएगा। कालिदास ये नाटककार के रूप में जाने जाते थे, नाटककार के रूप में जाने जाते थे। ठीक है,
फिर आपके अमर सिंह। बच्चों अमर सिंह ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है अमरकोश। ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी चर्चा कर देता हूँ। अमरकोश ये क्या है? ये शब्दकोश है। ये क्या है बच्चों? ये शब्दकोश है। ये क्या है? ये शब्दकोश है। अगर आपको याद होगा तो इसी अमर सिंह की रचना में जो है पुराणों की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। पुराणों की 4 विशेषताएं बताई गई हैं, ठीक है, जिसमें ध्यान नहीं आ रहा कि वो चारों क्या हैं, लेकिन वो चारों विशेषताएं इसी अमरकोश में बताई गई हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। इसके बाद आप जो है, हाँ 4 हो गए। इसके बाद आपके शंकु हैं। शंकु क्या थे? वास्तुकार। शंकु क्या थे? वास्तुकार। वास्तुकार मतलब आप लोगों को पता है, जैसे मकान का निर्माण करना या किसी भी तरह के निर्माण कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? वास्तुकार कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके हैं घटकरपर। घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ मतलब होता है जैसे कूटनीति का मतलब होता कि कोई ऐसी विचारधारा जिससे आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाया जा सके या अपनी विजय को सिद्ध किया जा सके या अपनी बातों को सही साबित किया जा सके, ठीक है। तो घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। घटकरपर ये क्या थे? ये कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे। इनका ये देखो, ये नाम घटकरपर और वरुणिच और बेताल भट्ट, इन तीनों को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो ऑटोमेटिक याद रहते हैं। छपड़क ये क्या था बच्चों? छपड़क ये फलित ज्योतिष के जानकार थे। फलित ज्योतिष माने जानते हैं जो शुभ मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हैं। फलित ज्योतिष यानी जो ऐसी ज्योतिष बताएं जो क्या हो? फलित हो, ठीक। कितने हो गए? बेताल भट्ट, वरुणिच, हाँ एक चिकित्सक थे धन्वंतरी। ये क्या थे? ये चिकित्सक थे बच्चों। ये क्या थे? चिकित्सक थे। तो बेताल भट्ट हो गए जादूगर, वरुणिच व्याकरणाचार्य, कालिदास नाटककार, अमर सिंह अमरकोश, शंकु हो गए वास्तुकार, घटकरपर कूटनीतिज्ञ थे, छपड़क क्या थे? फलित ज्योतिष के ज्ञाता थे, धन्वंतरी चिकित्सक थे। एक और कम पड़ रहा है, ठीक है। तो एक में अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कम पड़ रहा है। 9 होने चाहिए। बच्चों एक आपका मिस हो रहा है कि एक कौन सा था। चलिए इसको बाद में देख लिया जाएगा। एक जो है, हालांकि इतना आप ध्यान में रखिए कि इसमें 9 थे, ठीक है। ठीक है, चलिए तो आपके कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, बेताल भट्ट, ठीक, घटकरपर और शंकु, अमर सिंह, छपड़क और वरुणिच, ये आपके इनके दरबार में रहा करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक। और जिन 2 अधिकारियों के नाम की चर्चा हमने किया था, एक आम्रकार्दव, दूसरा सेनापति। तो आम्रकार्दव सेनापति था और वीरसेन संधि विग्रही के पद पर था। ये 2 अन्य अधिकारियों के नाम हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फाहियान की। चूंकि फाहियान इन्हीं के दरबार में आया था। फाहियान क्या विवरण देता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है फाहियान। फाहियान इन्हीं के समय आता है। फाहियान की जहां तक बात करें तो ये ऐसा विदेशी यात्री है जो स्थल भाग से आया था और जल मार्ग से गया। स्थल भाग से आया और जल मार्ग से गया था। किस मार्ग से गया बच्चों? जल मार्ग से गया था, ठीक है। स्थल भाग से आया था और जल मार्ग से गया। ये सिंध के रास्ते आया था, सिंध होते हुए, ठीक, तक्षशिला सिंध होते हुए आया था। और जिस समय आया उस समय राजा यहाँ कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था।
उस समय राजा यहाँ कौन थे बच्चों? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, इसने जो साहित्य लिखा है, फाहियान की किताब का नाम क्या है? इसकी पुस्तक का नाम है फो वो की, ये इसकी पुस्तक का नाम है। इसको इसी तरह लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये नाम थोड़ा सा ट्विस्ट करके देता है और आप वहाँ पर गलती कर बैठते हैं। तो एकदम एज इट इज आप लिखने की कोशिश करिएगा बच्चों। अब देखिए, कहा जाता है कि फाहियान जब हिंदुस्तान आया तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय सत्ता में था, लेकिन कहीं भी ना तो वो राजवंश के नाम का उल्लेख करता है और ना ही राजा के नाम का उल्लेख करता है। राजा एवं राजवंश का उल्लेख नहीं करता है। ठीक, कहीं भी इनका नाम नहीं लेता है, उल्लेख नहीं करता। वो कहता है कि यहाँ पर वो कहता है कि मध्य देश में जो है, कहता है कि घरों में ताला नहीं लगा करता था। वो कहता है कि घरों में ताला नहीं लगता था। ठीक, मकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, मकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। वो कहता है कि मकानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब आप सोचिए कि अगर घरों में ताला नहीं लगता, इसका मतलब कि या तो प्रशासन बहुत टाइट रहा होगा या नैतिकता समाज में बहुत श्रेष्ठ रही होगी। ठीक, तो प्रशासन कितना भी टाइट हो, कहीं न कहीं जो है चोरी की संकल्पना क्या होती है बच्चों? बनी रहती है। ठीक है, तो चोरी की संकल्पना बच्चों बनी रहती है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि घरों में ताला नहीं लगता, तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं नैतिकता जो है समाज में क्या थी? बेहतर स्थिति में थी। नैतिकता बेहतर स्थिति में थी, मकानों के रजिस्ट्रेशन नहीं होते थे। इसके अतिरिक्त यह बताता है कि यहाँ के लोग जो है प्याज एवं लहसुन नहीं खाते थे। प्याज एवं लहसुन नहीं खाते थे, इसका मतलब है कि वैष्णव धर्मावलंबी रहे होंगे। वैष्णव धर्मावलंबी रहे होंगे, वो आपको पता ही है कि गुप्त काल के लोग वैष्णव धर्मावलंबी थे। और आज भी अगर देखिए तो जो वैष्णव धर्म को मानते हैं वो प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो प्याज लहसुन का उपयोग ये लोग भी नहीं करते थे। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ के दंड विधान जो थे वो बेहद उदार थे। ठीक, हाँ, ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 से 2 बार से अधिक जब राजद्रोह करता था तो उसके दाएं हाथ को काट लिया जाता था। ठीक, और ये भी कहता है कि जुर्माना जो है वो आर्थिक दंड के रूप में वसूला जाता था। और साथ साथ ये भी बताता है कि जो भूमि है वो राजा और किसान दोनों की होती थी, लेकिन किसान जो है उत्पादन का एक हिस्सा राजा को टैक्स के रूप में देता था। इसके अतिरिक्त ये कहता है कि इस समय जो विनिमय है यानी लेन देन है जो वो कौड़ियों के माध्यम से किया जाता था। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो रही? कमजोर हो रही। ऐसा लोगों का अनुमान है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जिन कौड़ियों की बात करता है बच्चों, वो कौड़ियां मूल रूप से क्या है? वो सीमित व्यापार के लिए उपयोग की जाती थी। जो क्षेत्रीय व्यापार होता था उसके लिए उपयोग की जाती थी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अब भी स्वर्ण मुद्राओं का ही उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कहें तो वेनसांग ने अर्थव्यवस्था के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी विवरण दिया है, समाज का भी विवरण देता है, समाज में प्रचलित नियमों का भी विवरण देता है, दंड विधान का भी विवरण देता है, टैक्सेशन के बारे में भी बताता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो इस समय के सामाजिक संरचना के बारे में भी बताता है। और सबसे बड़ी बात, कहा जाता है कि पाटलिपुत्र में बने हुए चंद्रगुप्त मौर्य के भवन का उल्लेख भी करता है और कहता है कि यह इतना भव्य है जैसे देवता स्वयं इसका क्या किए हों, निर्माण किए हों। तो यह उस भवन का भी उल्लेख करता है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो बताता है कि इस समय नगरों का पतन होना शुरू हो चुका था। वो कपिलवस्तु, वैशाली, मथुरा जैसे नगरों का उल्लेख करता है जिनका पतन होना शुरू हो चुका था। तो सीधी सी बात है, जब अर्थव्यवस्था का पतन होता है, राजवंशों का पतन होता है बच्चों, तो नगरों का पतन होना भी शुरू हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है फाहियान ने किया है और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह होते हुए वापस पुनः चीन लौटता है। ठीक है, तो फाहियान की जो किताब है वो है फोको की, और फाहियान के विवरण को हमने आपको बताने की कोशिश किया। ठीक, और ये सारे पॉइंट वाइज आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए, आज संख्या आपकी बहुत कम है। ठीक है, कारण पता नहीं क्या है कि इसकी संख्या आपकी कम हुई है। चलिए फिर से मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों।
ओके, गुड नाइट।